हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर नॉलेज। मुझे काफ़ी सारे लोगों की रिक्वेस्ट मिली थी कि उनको मेरे वीडियोस तो पसंद आ रहे हैं, मेरे वीडियोस से उनको काफ़ी हेल्प भी हो रही है और जो बिगिनर लेवल पे है उनको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। लेकिन उनके साथ उनकी एक रिक्वेस्ट ये भी थी कि उनको SAP का एक पूरा कोर्स करना है, मतलब कि एक ऐसा कोर्स कि जिसमें वो लोग बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक जा सके। अगर किसी को या कहीं इंटरव्यूज़ में जाना है तो भी उसको हेल्प मिल सके, एक ऐसा कोर्स को जो आपको कहीं पे भी यूज़ हो सके। ठीक है, तो उन सब की रिक्वेस्ट को ध्यान में रख के मैंने एक सिलेबस बनाया हुआ है। तो अब मैं वो सिलेबस के हिसाब से जाऊंगा जिससे आपको पूरा बेसिक लेवल से लेकर आपको एडवांस लेवल तक सीखने को मिलेगा। तो अब से मैं मेरे में जो भी वीडियोस में अपलोड करूंगा वो वीडियोस इस कोर्स के हिसाब से होगा। उसमें जो मैंने शुरू में एक इंट्रोडक्शन से लेके एंड तक, मतलब कि एंड तो एक्चुअली कैसा रहता है कि ये सब सॉफ्टवेयर्स में रेगुलर अपडेट्स वगैरह आते हैं तो हम ये नहीं बता सकते कि एंड तक, लेकिन एक जितने तक हम बना सकते हैं उतने में बना के आपको समझाता रहूँगा और आपके साथ शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो उसमें आपको SAP का जस्ट ERP क्या है वो बताऊँगा, बेसिक SAP क्या है, SAP क्यों इतना पॉपुलर है, कौन कौन सी कंपनियों में SAP यूज़ होता है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ ERP। जनरली तो आप सब लोग अगर SAP के वीडियोस वगैरह देखते हो तो आप ERP वर्ड से अवेयर हो ही, लेकिन फिर भी एज अ सिलेबस के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि ERP का एक्चुअली मतलब क्या होता है। ERP मीन्स E मतलब एंटरप्राइज, R मतलब रिसोर्स, P मतलब प्लानिंग। ठीक है, अभी ERP में क्या होता है, एंटरप्राइज मतलब कह सके अनदर नेम फॉर बिजनेस आप बोल सकते हो, मतलब कि कोई भी एक बड़ा बिजनेस, छोटा नहीं बड़ा, मतलब कितना बड़ा कि एक बिजनेस के जिसमें एक पूरा ग्रुप हो, एक एम्पायर जैसा हो, कि जिसमें बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हो, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो, बहुत सारे लेबर हो, बहुत सारे वर्क पर करने वाले लोग हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इंडिया के अंदर रिलायंस ग्रुप ले लो आप, फ्यूचर ग्रुप ले लो, टाटा का ग्रुप ले लो, जिंदाल ग्रुप ले लो। ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं कि जिसमें एक काम नहीं होता है, कि जो सेलिंग करते हैं, बाइंग करते हैं, बहुत करोड़ों के ट्रांजेक्शन रहते हैं। तो इस तरीके का जो पूरा एक जायंट होता है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। ठीक है, तो मतलब एंटरप्राइज एक बड़ा सा ग्रुप। उसके बाद कोई भी कंपनी होती है तो उसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो पहले कि उसके ऑफिसेस वगैरह कहाँ है, उसके शॉप्स वगैरह है, उसके फैक्ट्रीज है, उसका जो भी प्रोडक्शन प्लानिंग होता है या जो भी होता है उसके लिए फिजिकल उसके ऑफिसेस का जो लोकेशंस रहता है तो उसको बोलते हैं हम लैंड बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एम्प्लॉय नहीं चलता है, उसमें लेबर मैन पावर वगैरह चाहिए। तो जो काम करते हैं उसमें सारे जो स्टाफ होते हैं, उसके CFO CEO ऊपर से बड़े लेवल से लेकर छोटे लेवल तक जो भी होते हैं वो एक मैन पावर में आते हैं। ठीक है, तीसरा और लास्ट होता है कैपिटल। विदाउट मनी कोई भी बिजनेस आप नहीं चला सकते, क्योंकि अगर आपके पास पैसा है आप उसको इन्वेस्ट करो, प्रोडक्ट बनाओ, सेलिंग करो या जो भी करो, वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मेन 3 चीज़ें हैं उसको बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट द एक्टिविटीज़। आप कोई भी बिजनेस विदाउट प्लानिंग कभी नहीं चला सकते। आप अगर एक शॉप, छोटी भी शॉप अगर आपके पास है तो शॉप चलाने के लिए आपको टाइम पे जाना है, टाइम पे आना है, कितने टाइम पे क्या शॉपिंग करनी है आपको शॉप चलाने के लिए, आपके कस्टमर्स को क्या चाहिए, ये सब एक प्लानिंग रहता है। कि समय पे आप सेल निकालते हो, अब ये डेढ़ स्टॉक निकालो, नया स्टॉक भरो, तो ये सारा एक प्लानिंग रहता है। तो ये प्लानिंग है। तो ERP का मतलब ये होता है कि ये जो 3 चीज़ें हैं, एंटरप्राइज, रिसोर्स, प्लानिंग, ये 3 चीज़ों को कंप्यूटराइज करने के लिए, मतलब कि पहले क्या होता था कि छोटे छोटे जो अकाउंटेंट वगैरह लोग होते थे वो बुक पे लिखते थे, पेपर पे लिखते थे, जिससे सारी चीज़ें मेंटेन नहीं होती थी। कुछ चीज़ें कैसी होती है कि बाहर कहाँ से आती है कहाँ जाती है आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाता है तो आप हर जगह पे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आपकी 100 ऑफिस है, 50 ऑफिस है, 60 ऑफिस है, तो सारी ऑफिस में कौन सा स्टाफ क्या कर रहा है वो आपको कैसे पता चलेगा। तो पेपर पे वगैरह जो पहले रहते थे, उसके बाद अभी धीरे धीरे डिजिटल युग आ गया, कंप्यूटराइज सिस्टम में आने लगी। तो एज ए कंप्यूटर के सिस्टम में इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं ERP सॉफ्टवेयर। ये इसका शॉर्ट फॉर्म है ERP। मतलब कि आपके बिजनेस का जितना भी हैंडलिंग है, जो भी है, इनपुट आउटपुट जो भी है, वो सब जिस सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है। कंसेप्ट जैसे कि कैसा होता है, कंसेप्ट मतलब कि म्यूज़िक, आप म्यूज़िक का एक कंसेप्ट है लेकिन उसके कितने सारे सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, उसी तरीके से ये भी एक ERP है।
ठीक है। तो बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्लानिंग करने के लिए जो चलाना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटराइज में बोलते हैं ईआरपी। ठीक है। अभी ईआरपी में क्या है, जैसे जैसे कंप्यूटर आए, डिमांड बढ़ती गई, सिंप्लीफाइड प्रोसेसेस होते गए, वैसे वैसे उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट बनते गए। जैसे कि मैंने नीचे आपको मेंशन किया, ह्यूमन रिसोर्सेज है, सेल्स एंड मार्केटिंग है, अकाउंटिंग सर्विसेज। अभी ह्यूमन रिसोर्स है, अभी जैसे मैंने बताया कि रिसोर्स में आपके पास लेबर है। अब कोई भी कंपनी में आप अगर देखो, कोई कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो आप कितने भी पुराना डेटा आप मांगोगे तो आपको कंपनी तुरंत दे देती है। आपकी सैलरी है तो उसका काउंट रहता है, हर एम्प्लॉय की कितनी लीव बची है, कितनी बाकी है, अभी आगे कितना जाने वाला है, एम्प्लॉय अगर रिटायर्ड हो रहा है क्या है तो उसको कितने पैसे देने हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं एम्प्लॉय के रिलेटेड जो होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज करके जो डिपार्टमेंट रहता है उसमें हैंडल होता है। भाई पहले क्या था कि ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कंप्यूटर में हर चीज़ को एक सिस्टमेटिक कैटेगराइज किया हुआ। तो ये जो एचआर मॉड्यूल है वो क्या करता है, अपनी कंपनी में कोई बंदे को नया रिक्रूट करना है तो उसके लिए एचआर डिपार्टमेंट रिक्वायरमेंट निकालता है। ये सब तो कंप्यूटर में पूरा ट्रैक करने के लिए जो मॉड्यूल वगैरह कंसेप्ट यूज होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। उसके बाद आता है सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या आपकी कंपनी कोई प्रोडक्ट सेल कर रही है तो सेल के लिए उसके कितने बंदे हैं, सेल में क्या जा रहा है, कौन सी प्रोडक्ट पे क्या सेल, उसके मार्केटिंग है, तो उसके लिए ये सब जो डिपार्टमेंट को अलग किया हुआ है वो है सेल्स एंड मार्केटिंग। वैसा ही अकाउंटिंग में है कि मनी वगैरह जो पैसा, सैलरी वगैरह, कॉस्टिंग कितना हो रहा है, आपका सेविंग कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना है, ग्रोस प्रॉफिट कितना है, ये सब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है। सर्विसेज, आपकी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की सर्विसेज कैसी है, बाकी सारी जो आप सेलिंग करते हो वो सर्विसेज, वो सब सर्विसेज। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग, मशीनिंग, सप्लाई चेन, क्वालिटी मैनेजमेंट। जैसे कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो तो आपकी कंपनी में प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, उसको कुछ लेवल रहते हैं कि इतने लेवल से उसमें नीचे नहीं चलेगा, ये सब। तो ये सारी चीज़ों का सिंप्लीफाइड करने से क्या होता है कि काम काफ़ी आसान हो जाता है और सटीक हो जाता है, मतलब परफेक्ट होता है। तो ये सब जो मॉड्यूल वाइज ईआरपी बनाता है तो उसमें अलग अलग मॉड्यूल से क्या होता है, काम करने का ईजी हो जाता है। ठीक है। तो ये जो ओवरव्यू था ईआरपी का, वैसे तो आपको ईआरपी का बहुत सारी जगह पे इंटरनेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन एज ए कोर्स के तौर पे मैंने इसको छोटा ओवरव्यू आपको दिया। उसके बाद आता है व्हाट इज एसएपी। ठीक है, जो हमारा मेन कंसेप्ट है, मेन फोकस है एसएपी। अभी एसएपी, हम कोई भी किसी को पूछेंगे क्या कर रहे हो तो बोलेंगे हम एसएपी सॉफ्टवेयर पर काम करते हैं, एसएपी में कर रहे हैं, एसएपी कंसल्टेंट है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि एसएपी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एसएपी एक्चुअली जो ईआरपी का सॉफ्टवेयर बनाती है वो कंपनी का नाम एसएपी है। ठीक है, वो कंपनी का नाम एसएपी है। अब एसएपी का स्टैंड क्या होता है, एस सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। मतलब आपके पास जितने भी सिस्टम एप्लीकेशंस है, सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स है, जो भी है उन सबका जो डेटा, आपके पास सिस्टम भी है क्योंकि आप एक बिजनेस चला रहे हो, ईआरपी का पूरा कंसेप्ट है आपके पास, एंटरप्राइज है, तो उसमें जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिजिटलाइज प्रोसेस करने का जो सॉफ्टवेयर है वो है एसएपी, सिस्टम्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। आपको नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एसएपी है। अभी एसएपी में एक नहीं है, प्रोडक्ट बहुत सारे हैं। अभी जो हम काम करते हैं वो एसएपी ईआरपी है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। उसके बाद एसएपी की दूसरी प्रोडक्ट्स है, एसएपी S/4HANA है, एसएपी CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जैसे अगर आपको पता हो कि आप मॉल वगैरह में जाते हो तो आपको वो कार्ड वगैरह देते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम, आप नेक्स्ट टाइम आइए, कस्टमर बनिए। तो ये जो कस्टमर रिलेटेड जो मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स है उसको हैंडल करने के लिए एसएपी का CRM सॉफ्टवेयर है। वैसे ही PLM, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, एसएपी SCM, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एसएपी SRM, सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं एसएपी के जो, लेकिन ज़्यादातर उनका मेन जो कोर है प्रोडक्ट है वो है ईआरपी के रिलेटेड, बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को सिंप्लीफाइड करने के लिए। ठीक है, तो ये जस्ट था एसएपी का ओवरव्यू। वैसे आपको एसएपी का ओवरव्यू हर जगह से मिल जाएगा। उसके बाद अभी मैं बता दूं कि अभी मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं एसएपी नंबर 1 है सालों से, 1972 से। ये शायद ये स्टोरी आपने भी पढ़ी होगी, मैं भी जब नया नया आया तो मैंने भी यही स्टोरी सुनी थी। उसके सिवा भी मार्केट में दूसरे भी सॉफ्टवेयर है जो एसएपी के सिवा है। माइक्रोसॉफ्ट का डायनामिक्स है, ओरेकल एप्स है, बान है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, लेकिन टॉप पे एसएपी है। फिर टॉप पे एसएपी क्यों है, उसके काफ़ी सारे रीजन्स है, जिसमें से मैं आपको 3-4 रीजन्स है जो आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अभी दूसरा है वाई बिग ऑर्गेनाइजेशन प्रीफर एसएपी सॉफ्टवेयर्स।
एज ए ERP। कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो ERP के तौर पे SAP के सॉफ्टवेयर को क्यों पसंद करती हैं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। नो डाउट SAP सबसे कॉस्टली सॉफ्टवेयर है अभी के टाइम पे ERP में, फिर भी बड़ी बड़ी कंपनियां क्यों यूज़ करती है। एक तो सबसे पहली बात कि एक तो ये OS इंडिपेंडेंट है। OS इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ERP यूज़ करोगे तो उसमें क्या है कि SAP है वो सारी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलती है। जितनी भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम आप देखने जाओगे तो आपको दो ही मिलेगी, एक माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ है और दूसरा है लिनक्स। इसके बाद ये बाकी की जो है IBM AX, मेन फ्रेम, सन सोलारिस, रेड हैट, फेडोरा, सूजे लिनक्स, ये सब एक्चुअली लिनक्स से ही बनी हुई है। एक माइक्रोसॉफ्ट को छोड़ के बाकी की सारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इनका पेरेंट्स जो है वो लिनक्स ही माना जाता है, क्योंकि वो लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड सारी सिस्टम है। तो सबसे पहला उसका बेनिफिट है कि OS इंडिपेंडेंट है, मतलब कि अगर आपने ये सॉफ्टवेयर रखा है तो कोई भी अगर आप बंदे रिक्रूट करते हो उसका काम करने के लिए, जो टेक्निकल कंसल्टेंट वगैरह होते हैं, तो उनको ये नहीं होगा कि मैंने इस पे काम नहीं किया है, उस पे काम नहीं किया है, आपको इन फीचर कुछ चेंजेस करने हैं कुछ प्रोडक्ट के, तो ये नहीं होगा कि आपको सारी सिस्टम चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके पास SAP है मतलब वो सारी OS पे चलता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है OS इंडिपेंडेंट है, ठीक है। दूसरा उसका मेन इंपॉर्टेंट है डेटाबेस इंडिपेंडेंट। जैसे ही OS को में उसमें फिक्स नहीं है कि ये OS पे नहीं चलेगा, OS पे नहीं चलेगा, वैसे डेटाबेस में भी वैसा है। डेटाबेस में भी SAP कोई भी डेटाबेस के साथ सपोर्ट करता है, सारे डेटाबेस के साथ टाई अप है उसका। जैसे कि ओरेकल के डेटाबेस है तो ओरेकल के डेटाबेस के साथ चलेगा, IBM का DB2 है तो उस पर भी चलेगा, माइक्रोसॉफ्ट का MS SQL है उस पर भी चलेगा, MaxDB है, साइबेस ASE जो SAP के खुद के हैं, एक्चुअली पहले वो दूसरी कंपनी के थे उन्होंने टाई अप किया। उसके बाद SAP का खुद का SAP HANA, जो कि जो HANA है वो थोड़ा डिफरेंट डेटाबेस है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। वो एक्चुअली इन मेमोरी डेटाबेस है। तो कोई भी कंपनी में जो भी डेटाबेस इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप जो भी काम करते हो आखिर में आप स्टोर होता है हार्ड डिस्क वगैरह में, तो वो सब एक डेटाबेस के तौर पे रहता है। तो ये एक डेटाबेस इंडिपेंडेंट है। तो दूसरा ये इसका बेनिफिट है। उसके बाद तीसरा जो आता है कि SAP में मैंने जैसे पहले ही आपको बताया है कि ह्यूमन रिसोर्स, क्वालिटी मैनेजमेंट, जैसे पहली स्लाइड में मैंने बताया था कि मॉड्यूल वाइज ये ERP डिवाइड किया हुआ है। तो SAP ने भी खुद के ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स बना के रखे, मतलब कि सारी सिस्टम्स के लिए रेडी है। ये जो मैं आपको इधर बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट सिस्टम, HR, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्शन प्लानिंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे जो मॉड्यूल्स हैं वो सारे तो बहुत कम मॉड्यूल है, ऐसे तो बहुत सारे मॉड्यूल है। लेकिन दूसरा एक ये भी बता दूं कि SAP में दो मॉड्यूल है मेन एक्चुअली, एक फंक्शनल मॉड्यूल्स है और दूसरा टेक्निकल मॉड्यूल है। ये अभी हमारा नहीं है, सिर्फ मैं आपको यही बता रहा हूँ कि टेक्निकल मॉड्यूल में ABAP रहता है, एडवांस बिजनेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। सेकंड है बेसिस, बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम इंटीग्रेटेड सोल्यूशन। बाद में इसमें अलग अलग नेटव्यूअर वगैरह BI BO आप जोड़ सकते हो, लेकिन मेन ये दो मॉड्यूल है, टेक्निकल और फंक्शनल में तो बहुत सारे हैं, ठीक है। तो SAP में मॉड्यूल बहुत सारे और प्री डिफाइंड इतने सारे हैं कि कोई भी बिजनेस को ऑलमोस्ट सूट हो ही जाते हैं, ठीक है। तो एक ये बेनिफिट है। उसके बाद आता है यूनिकोड सिस्टम, मल्टी लैंग्वेज। यूनिकोड सिस्टम मीन्स कि जो SAP सॉफ्टवेयर है वो वर्ल्ड की मतलब दुनिया की जितनी भी पॉपुलर लैंग्वेजेस है, मोस्ट ऑफ पॉपुलर मतलब 500 प्लस जितने भी लैंग्वेज है सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, यूनिकोड सिस्टम है। यूनिकोड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो कोड कन्वर्जर है इन लोगों का यूनिकोड का सिस्टम है उसके हिसाब से चलता है, ठीक है। तो वो सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, जर्मन और इंग्लिश उसमें बाय डिफ़ॉल्ट है। आप जब भी SAP खरीदते हो तो उसमें दो लैंग्वेज प्री इंस्टॉल आती है, इंग्लिश है और जर्मन है। बाकी की जो अगर लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है जैसे कि अरेबिक है, हिंदी है, गुजराती है, जो भी, तो आप उसका पैकेज अलग से करके उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जिस कंपोनेंट की वजह से कंपनियां मैनेजमेंट उसको चूज़ करती है, उसमें सारे मॉड्यूल्स का ऑलमोस्ट प्रोसेस पहले से डिफाइन करके इन्होंने मॉड्यूल बना के रखे हैं कि एड-ऑन्स जैसे प्लगइन, कि जैसे कि ऑयल एंड गैस सेक्टर की कोई कंपनी है तो उसमें जो बेसिक प्रोसेस है कि यहाँ से ऑयल का रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फैक्ट्री में प्रोसेस करेंगे, तो एक प्रोसेस फिक्स रहते हैं। कुछ प्रोसेस कंपनी के वाइज थोड़े बहुत चेंज होते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रोसेस एक रहते हैं। वैसे कंस्ट्रक्शन, रिटेल, माइनिंग, टेक्सटाइल, केमिकल्स, हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी, टेलीकम्युनिकेशन और IT,
सारी कंपनियों में जितनी भी जगह पे मोस्ट ऑफ इनके पास रेडी सेटअप रहता है। मतलब रेडी सेटअप का फ़ायदा क्या है, कोई भी कंपनी लेगी तो उसको काम कम करना है, उसको सिर्फ रिसोर्सेज देने हैं उनके और उनके डेटा देने हैं। तो SAP टीम उनको ईजिली सिंप्लीफाइड करके कर लेते हैं उनको यूज़। ठीक है, जैसे कि कंपनियाँ आप सैमसंग देखो, HP, BSNL, जितनी भी बड़ी कंपनियाँ इंडिया में है, मोस्ट ऑफ फॉर्च्यून 500 कंपनी में 450 कंपनीज में SAP चलता है। उसका यही रीज़न है कि काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है, डुप्लीकेसी कम होती है और डेटा परफेक्ट रहता है। तो ये एक बेनिफिट है कि जिसकी वजह से ज़्यादातर कंपनियां SAP को चूज़ करती है। दूसरा कि SAP में दूसरा एक ये है कि वो लोग टेक्नोलॉजी के साथ, समय के साथ चलते हैं रेगुलर। कि जैसे जैसे मार्केट में नए नए डिवाइसेस वगैरह आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, तो उसके साथ वो लोग टाई अप करके उसको बहुत तुरंत ही उसको एक्सेस करने के सॉफ्टवेयर भी उसके बना देते हैं। जैसे कि आप वेब स्ट्रक्चर कोई भी आप ब्राउज़र के थ्रू SAP यूज़ कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है कि आपके ये ब्राउज़र को सपोर्ट नहीं करेगा, वो सारे ब्राउज़र को ऑलमोस्ट सपोर्ट करता है। डेस्कटॉप ऐप मतलब आप विंडोज़ है, आपके पास मैक OS है, यूनिक्स है, वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनका एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी है जिसको आप कंप्यूटर में यूज़ करके इंस्टॉल करके लगा सकते हो। उसके बाद एंड्रॉयड, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, टैबलेट है, तो सारे में उसमें भी आप SAP एक्सेस कर सकते हो। उसको एक्सेस करने का भी उनके पास है सॉफ्टवेयर रेडी। iOS में भी सेम ऐसा है, ब्लैकबेरी में भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कोई भी जितने भी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को वो सपोर्ट करता है। और सबसे लास्ट सपोर्ट एंड अपडेट्स। और एक बात बताना आपको भूल गया कि एक सबसे अच्छी बात है कि SAP में जो जितने भी मॉड्यूल है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप अगर फाइनेंस का इधर करोगे तो आपको अगर अकाउंटिंग वगैरह के लिए अलग से कुछ प्रोसेस करना है। सारे मॉड्यूल्स उन्होंने इंटरकनेक्ट रखे हैं, तो उसकी वजह से दूसरी जो कंपनियों के ERP है उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी है कि वो सारे डेटा प्रोसेस नहीं कर पाते, कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते। SAP में आपको जो प्री डिफाइंड मॉड्यूल मिले हैं वो मॉड्यूल तो है, लेकिन इसके सिवा भी आप अपना इन हाउस डेवलपमेंट भी करवा सकते हो आपके बिजनेस के हिसाब से। तो ये सब बेनिफिट है वो दूसरे ERP में नहीं है जितने SAP में आपको फ्लेक्सिबल मिलते हैं। और बाद में लास्ट में सपोर्ट एंड अपडेट्स। कोई भी सॉफ्टवेयर विदाउट सपोर्ट नहीं चलता है। आज अगर हम देखें तो हमें मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं तो हम मोबाइल चूज़ करने में एक पॉइंट ये भी काउंट करते हैं कि कंपनी आपको अपडेट दे रही है या नहीं दे रही है, एंड्रॉयड वर्जन अपडेट दे रहा है नहीं दे। तो SAP में भी वैसा ही है। SAP इतना फास्ट और रेगुलर अपडेट्स देते हैं। और अपडेट्स में भी कैसा है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो तुरंत वो 7/24/365 मतलब कि मैं पिछले जितने भी सालों से काम कर रहा हूँ, कभी अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आपको विदिन 2 आवर्स के अंदर आंसर मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अभी नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, या अभी हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इतनी क्विक सर्विस की वजह से वो उनकी सर्विस की वजह से एक तो चला इतना पॉपुलर है। दूसरा कि अपडेट्स में भी उनका कैसा रहता है कि अगर आपकी सिस्टम को कोई भी प्रॉब्लम है तो आपके सिस्टम के साथ वो चेक करेंगे, उसमें पैचेस वगैरह रिलीज़ करते हैं टाइम पे। और दूसरा कि वो S-Not मतलब कि क्या है कि आपकी सिस्टम में पर्टिकुलर कोई इश्यू है तो वो चेक करेंगे, उसके रिलेटेड आपको सजेशन भी देते हैं। तो मतलब सारी चीज़ें उनके पास रहती है और टाइम पर वो KBA वगैरह, SAP फोरम वगैरह जहाँ से आपको हेल्प मिलती है। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपकी सिस्टम काफ़ी इजीली चलती है, स्मूथ चलती है। और जो बिजनेस ओनर है उसको काफ़ी सारा जो एक्सपेक्ट करता है आउटपुट वो 99% मिल जाता है अगर सही तरीके से आपने SAP इम्प्लीमेंट किया है ना। तो ये सब जो रीज़न है, इसके सिवा बहुत सारे रीज़न है। ये जस्ट मैंने आपको बेसिक था वीडियो जो आज बताया, और जिससे कि आप SAP बेसिस के पहले थोड़ा ये सब अगर चीज़ें जानते हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, और अब के बाद मेरे जितने भी वीडियो आएंगे वो इसी सीक्वेंस में आएंगे, बिगिनर से लेके। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।